लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 25वें भाग रनवास को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराजा धीराज का रनवास खूब गुलजार था। उसमें उस समय 250-300 स्त्रियां थीं। महाराज की 3 ब्याहता महारानियां थीं। बड़ी महारानी सब तरह बड़ी थीं। वो एक बड़े राजा की बेटी थीं। उनकी उम्र हमारे महाराज से 30 बरस अधिक थी। जिस राजघराने की वो बेटी थीं, उस घराने की बेटियां इसी राजघराने में आती रही हैं। जब महारानी की उम्र ब्याह की थी और पूरी जवान थी, तब हमारे महाराज का जन्म हुआ था। उनके बढ़ने और जवान होने के इंतजार में वो कुंवारी बैठी रहीं। दूसरा कोई राजघराना ऐसा था ही नहीं जिसमें उनका ब्याह होता। अतः जब हमारे महाराज की उम्र 20 बरस की हुई, तब उनका ब्याह इन महारानी जी से हुआ। ब्याह के समय महारानी जी की उम्र 50 साल पूरी हो चुकी थी। आप मेरी बात पर हंस सकते हैं या आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा सकते हैं, पर मैं जो बात कह रही हूं वो बिल्कुल सच है। महाराज और महारानी के ब्याह को अब 20 बरस बीत गए हैं। महारानी अब पूरे 70 साल की थीं, पर वो बड़ी डील डॉल की, हट्टी कट्टी और खूब मजबूत और तंदुरुस्त थी। हमारे महाराज को वो अब भी अपने बगल में दबाकर उठा सकती थीं। रंग महल में सबसे भीतरी जनाना महल उनके तहत में था। सुना था उनके पास लाखों की हीरे मोती जवाहरात और नकदी थी, जिस पर वो महाराज को दांत नहीं कड़ाने देती थीं। पर साथ ही ये भी सुना था कि आड़े वक्त पर उन्होंने रियासत की अनेक बार बहुमूल्य मदद की थी। आखिर बड़े राजा की बेटी थी। वो महाराजा धीराज की नाम मात्र की धर्मपत्नी थी। शरीर संबंध उनका कदाचित महाराज से हुआ ही नहीं। महाराज उनसे डरते भी बहुत थे। महाराज ही क्यों, महाराज की माता दीवान साहब और जनाब रेजिडेंट बहादुर भी उनसे डरते थे। वो जब भी चाहती उन्हें बुलाकर उनसे जवाब तलब करती थी। जवाहरात पहनने का उन्हें बड़ा शौक था। वो सिर से पैर तक हीरे मोती के गहने लाद कर ठाठ से बाहर निकलती थीं। बाल उनके सन के समान सफेद हो गए थे, पर चेहरे पर वही तेज था। आंखें खूब बड़ी और पलकें भारी थीं। रंग गोरा था। कभी वो निश्चय ही बड़ी सुंदर रही होंगी। महाराज की मातुश्री भी अभी जीवित ही थीं। वो मांझी साहब के नाम से रंगमहल में विख्यात थी, परंतु महारानी जी से मांझी भी डरती थी। महारानी साल में एक बार मांझी साहब के चरणों में ढोंक देने उनके महल में जाती थी। तब मांझी साहब खड़ी होकर उन्हें ताजीम देती थीं और मसनद पर दाहिनी ओर बैठाती थी। एक भारी जोड़ा और बहुत से जवाहरात सिरोपा में देती थीं। अशर्फियां लुटाती थीं। ये सम्मान किसी दूसरी रानी को प्राप्त नहीं था। मांझी साहब कहने को ही मांझी थीं। उम्र उनकी महारानी से बहुत कम थी, यहां तक कि वो उम्र में महाराज से भी छोटी थी। महाराज अब 40 को पार कर रहे थे, पर मांझी साहिबा अभी 30 की ही ड्योढ़ी पर झांक रही थी। बात यह थी कि स्वर्गीय बड़े महाराज ने बुढ़ापे में 72 वर्ष की आयु में उनसे ब्याह किया था। वो राज्य के एक ठिकानेदार की बेटी थी, जैसी कुंवरी थी। उनकी रूप माधुरी पर मोहित होकर बड़े महाराज ने उनके पिता से नारियल भेजने का अनुरोध किया था। ब्याह के बाद दूसरे साल ही उनका स्वर्गवास हो गया था। माजी साहिबा की उम्र उस समय केवल 13 बरस की थी। वो दूध के समान निष्पाप थी, केवल फेरों की गुनहगार, किंतु सच्चे अर्थों में कुमारी। इसमें आश्चर्य की और अनहोनी की बात क्या थी। राजस्थान में तो ऐसी दुधमुही विधवाओं की उन दिनों घर घर भरमार थी। इस समय जबकि महाराजा धीराज के माथे पर भी चांदी के तार उगाए थे और महारानी साहिबा हिमालय की चोटी के समान धवल केश धारण कर रही थी, माँ जी के यौवन पर दोपहरी छा रही थी। वो व्रत पूजा उपवास करती और ना जाने क्या क्या वैधव्य के धर्म निभाती थी। मैं कलमुही अपने रूप पर घमंड करती थी, पर जब मैंने माँ जी साहिबा के दर्शन किए, तब मेरा सारा गर्व धरा रह गया। वो चांदी के समान शुभ्र मस्तक, वो भ्रूभंग, मदभरी चितवन, वे प्रेमांतरण सा देते हुए उत्फुल्ल ओष्ठ, वक्ष का वो उभार, वो गरिमा भरी हाथनी सी चाल, भला मैं कहाँ से लाऊं। परंतु विधि विडंबना कहिए या राजजीवन की विशेषता कहिए, वो विधवा है, माँ साहिबा है। महारानी तो उनकी दादी सी लगती हैं। और जब महारानी 70 वर्ष के शरीर को नख शिख तक हीरे मोतियों से लाद कर पोर पोर में आभूषण धारण करके, यहाँ तक कि पैरों में भी मोतियों के पायजेब पहनकर निराभरण वैधव्य वेश धरणी, किंतु यौवन से दे दीप्यमान माँ साहिबा के समक्ष जा,
तनिक झुककर ढोक माजी साहिब कहती थीं, तब कैसा अद्भुत लगता था। भला सोचिए तो विधाता के इस मस्खरीपन का। वो राजा महाराजाओं रानी महारानियों तक के भाग्य से मस्खरी किए बिना नहीं रह सकता। महारानी साहिबा पर्दे की इस समय भी बहुत पाबंद थी। बंद जनानी गाड़ी से जब वो बाहर निकलती थीं तब सड़क पर आवागमन का निरोध हो जाता था। लोग जहां के तहां थम जाते थे। जब वो रंगमहल से बाहर निकलती थीं तब प्रत्येक छोटा बड़ा पुरुष कर्मचारी दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता था। यदि किसी ठौर ठिकाने वो जाती थीं तो बड़ा प्रबंध करना पड़ता था। ठिकाने के सब दास दासी नौकरों को घर से निकाल दिया जाता था। महारानी की खास सेविकाएं उस ठिकानेदार रईस के घर पर कोने कोने में दखल जमा लेती थीं। बाहर महारानी के ही आदमियों का पहरा पड़ जाता था। तब महारानी उस घर में प्रविष्ट होती थीं। प्रविष्ट होने पर घर की ड्योढ़ी में ताला डाल दिया जाता था। क्या मजाल कोई पंछी भी वहां पर मार सके। आजकल की बहनों को ये सब सुनकर हंसी आ रही होगी। क्यों ना आए भला। वे ठहरी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर खटाखट खड़ती हुई सिनेमा वाली 20वीं शताब्दी की कल्चर्ड पढ़ी लिखी महिलाएं। पुराने जमाने की रानियों के रहन सहन को उन्होंने देखा नहीं। पर अभी तो और भी सुनिए। दूसरी रानी भटानी रानी के नाम से रंगमहल में प्रसिद्ध थीं। वो भी एक राजा की बेटी थीं। इनके पिता थे तो छोटे से राजा, पर बड़े भारी विद्वान और नए ढंग के थे। अधिकांश समय विलायत में रहते थे। दैव दुर्विपाक से इन रानी को गंगरीन की बीमारी थी। ये भी एक प्रकार का गलित कुष्ठ है। कुष्ठ के साथ तपेदिक का मिश्रण भी कहिए। दाहिने पैर की 2 उंगलियां कतई गल गई थी। वो जख्म अब भी नहीं भरा था। सैनिटोरियम में वर्षों से पड़ी थी। लौटकर जीवित महल में आने की कोई आशा भी नहीं थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनके अंग गलते ही जा रहे थे। सुना था सूख कर कांटा हो गई थी। पर अभी चित्रगुप्त का खाता पूरा नहीं हुआ था। पूर्व जन्म के जिस पुण्य प्रताप से वो महारानी बनी थी उसका भोग अभी शेष था। सो वो इस प्रकार उसे भोग रही थी। गत 2 वर्षों से तो महाराज ने उन्हें देखा ही नहीं था। विवाह उनका बड़ी धूमधाम से हुआ था। 7 लाख का टीका उनके पिता ने दिया था। अब भी प्रतिवर्ष 1,50,000 की भेंट मिलाई महाराज को उनके पिता भेजते ही रहते थे। तीसरी रानी कुंवरी की ही भांति एक ठिकानेदार ठाकुर की बेटी थी। ठिकाना छोटा था। रानी जी जरा वजनी थी, केवल 3 मन 10 सेर। ठिगनी भी बहुत थी। पढ़ी लिखी थी। उपन्यास पढ़ने का शौक था। खूब गोरी चिट्टी थी, मगर मिजाज की तीखी। आराम से पलंग पर पड़ी रहती थी। महाराज से उनकी बनती नहीं थी। सौतों को वो फूटी आंख नहीं देख सकती थीं। महाराज को घोल कर पी जाना चाहती थीं। महाराजाधिराज उनसे घृणा करते थे, दूर भागते थे। उनके महल में महीनों बरसों भी नहीं पटकते थे। जब भी पधारते थे कोई न कोई हंगामा उठ खड़ा होता था। बहुधा मारपीट भी हो जाती थी। रानियों के अतिरिक्त 4 पड़दायतें भी थीं। उनमें 2 वेश्याएं थीं, एक मुसलमान दूसरी बेड़िन। दोनों को महाराज ने पैर में सोना दिया था। दोनों सुंदर और गाने बजाने में प्रवीण थीं। दूसरी दोनों मेरी ही भांति गोलियां थीं। उन्हें हाल ही में पर्दे में डाला गया था। एक कुछ पढ़ी लिखी थी, दूसरी एकदम पढ़पत्थर साधारण सुंदरी थी। एक दूसरी रानी के दहेज में आई थी, दूसरी इसी ठिकाने की थी। कभी ये दोनों महाराज की बहुत मुंह लगी थी। अब उनकी उतरती बहार थी। और बांदी गुलाम बहुत थे। बहुत सी कंचनियां बेड़नियां आदि आती जाती ही रहती थीं। कहाँ तक उनकी गिनती की जाए। गरज महाराजाधिराज का रनवास खासा गुलजार था। जैसा कि मैंने पहले बताया, उनमें रानी बांदी खवास गोली गुलाम सब मिलाकर 200-250 स्त्रियां थीं, जिसमें से बहुतों को महाराजाधिराज पहचानते भी नहीं थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 25वें भाग रनवास को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।